हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस सीटेट के लिए देख रहे हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो हमारे पास जितने भी नोट्स हैं हम उसको कवर करते हैं। पूरा रट्टा मारो और क्या करना है, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। और मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है, आप नोट्स ले सकते हो। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों है और तीनों चैप्टर वाइज है और बहुत ज़्यादा नहीं, आप उसको 1 2 3 दिन में रिविजन कर लोगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है। देखो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका है मुख्य शिल्पकार। मुख्य शिल्पकार, मुख्य शिल्पकार इसका अर्थ है। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये चीज भी याद रखिएगा आप लोग। अगला है, वो भुर्ज छाल कहाँ पाई जाती है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। तो कश्मीर में। ये सब मैंने नोट्स में कराया है और आपको मैंने सबसे बड़ी बात कि मैंने मैराथन क्लास कराया ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। आप उसमें देख लोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भुर्ज का छाल कहाँ पाया जाता है, तो ये कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, इस पर ऋग्वेद और बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुर्ज की वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। यह इसे पांडुलिपि भी कहते हैं। ठीक है, यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा तमिल कृति हमें आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करता है। देखो मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, अभी ऑफलाइन वाले जनवरी वाले में भी आया था, तो इसलिए याद रखिएगा। पेरियापुरम, पेरियापुरम जो है ना, ये 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है। ये आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पदिकारम, ये तमिल साहित्य का के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना इलांगो आदिग्ल ने किया था। वैलियापति समकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मेडी मेकलाई 30 छंदों का महाकाव्य है। इसके रचनाकार चितलाई चतनार है। ये पेरियापुरम याद रखिएगा और ये सारा जो मैं आपको बताई हूँ ये भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन जो है ना उसको करना ही है। निम्नलिखित में कौन सा मेल नहीं खा रहा है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने करवाया था, ये तो सही बात है। एहोल का मंदिर चालुक्य शासकों ने करवाया था। कांचीपुरम को किसने करवाया था, पल्लवों ने। महाबलीपुरम देखो चोल ने नहीं करवाया था, महाबलीपुरम को भी पल्लवों ने ही बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत पूछा था ना, गलत हो गया। एक बार आप यहाँ देख लो, खजुराहो का चंदेल शासकों ने, एहोल का चालुक्य ने, कांचीपुरम पल्लवों ने, महाबलीपुरम ये भी पल्लव शासकों ने बनवाया था। अगला है हमारा तवारीख। देखो ये भी मैं आपको कई बार करवा दी, मैराथन क्लास आप जरूर से देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया, बस यही गलत। तवारीख के जो लेखक थे ना वो उर्दू में नहीं, यहीं पे गलत हो, वो फारसी में लिखते थे। किस में लिखते थे, फारसी में लिखते थे तवारीख के लेखक, याद रखिएगा। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तान से उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में करते थे। बिल्कुल, वो इसलिए लिखते थे ताकि सुल्तान उन्हें बहुत सारी ढेर सारे पुरस्कार दे, जो गहना वहना सब पहले जो चलता था भाई वही दे। बोथ ये वाला गलत होगी। जिस ऑप्शन में ए सही है वो उसको गलत कर देना, ये भी ठीक है, ये गलत कर देना है। ठीक, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला दूसरा गलत, दूसरा और तीसरा देखो यार ये, हाँ देखो तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। बिल्कुल, तवारीख के लेखक जो थे वो नगरों में रहते थे। ये तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। जिस ऑप्शन में ए है उसको काट दो, तो इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन बी। ये देखिए आप लोग तवारीख के लेखक के बारे में। ठीक, और याद रखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं। देखो सूर सागर है, सूर सारावली, साहित्य लहरी है, लेकिन साहित्य रत्ना जो है सूरदास जी ने नहीं लिखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इन्होंने सूरदास ने साहित्य रत्ना नहीं लिखा। साहित्य रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी तीनों सूरदास द्वारा लिखा गया है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महाकवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। बिल्कुल, जैसे ही देखो 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब मरा और उसके बाद से मुगल जो है वो उनका पतन स्टार्ट हो गया। वहीं से पतन स्टार्ट हो गया, खत्म होते गए। तो फिर जो नवाब थे वो अपने आप को राजा समझने लगे। जहाँ कोई बंगाल का नवाब देखो कहाँ का, ये खुद को वहाँ का जमींदार और खुद को राजा समझने लगे, अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ कई प्रांतों के सूबेदार बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली थी। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखो एक व्याख्या कैसे बनाना है, क्योंकि इनके बीच में देखना है क्योंकि का संबंध बन रहा है। क्योंकि का संबंध बनेगा तभी व्याख्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा। ठीक, मैंने आपको ये सब बता ही दिया।
अगला है किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था? तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। मैं मैराथन की क्लास आप जरूर देख लेना, एक बार मैराथन की क्लास करने के बाद क्वेश्चंस करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो तमिल क्षेत्र के भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। संगम युग के साधारण हल चलाने वाले को ऊर्जावर के नाम से जाना जाता था। ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो ज्योग्राफी का क्लास कराया ना, उसमें जो नंबर दिया है वो गलत है। मैं जो कमेंट बॉक्स में नंबर दी हूँ वो सही है, तो आप उस पर मैसेज करिएगा, क्योंकि जो मैंने नंबर दिया वो किसी और का अलॉट हो गया है। तो अब मैंने नया नंबर दिया है, अभी मैं आपको लास्ट में नंबर भी दे दूँगी इसमें। अगला है हमारा, राजा राम मोहन राय जैसे लोग सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल ये सही बात है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। सही बात है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा हमारा। अगला है पूर्व मद्रास यानी चेन्नई जो है अभी स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? किससे प्रेरित था? वेद समाज। याद रखिए वेद समाज हमारा ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे? ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक। ए और आर को पढ़ना में बताना है। ईवी रामास्वामी नायर पेरियार मनुसंहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा आलोचना करते थे। पेरियार ने देखा कि यह ग्रंथ निम्न जातियों, हाँ क्योंकि इसमें निम्न जाति बड़े जातियों को ज्यादा महिलाओं के साथ मतलब कि बुरा व्यवहार और पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। ठीक। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा? ये देख लीजिए, DSSB में भी आया है, यूपी TCT में भी क्वेश्चन आ चुका है, BPSC में भी आ चुका है और आपका सीटेट में। इसीलिए हम कहते हैं NCERT पढ़ना कितना जरूरी है। तो कैनिंग जो था उसने घोषणा किया था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ये अंतिम राजा होगा। ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले कारण अंग्रेजों बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर उसको रंगून भेज दिया गया था। एक चीज याद रखिएगा, डलहौजी का जो नियम क्या सिद्धांत था? व्यक्त प्रगति के सिद्धांत का आरंभ। मतलब कि अगर जैसे झांसी की रानी का उसने बोला कि हम झांसी को अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि उनका खुद का बेटा तो था नहीं, दत्तक पुत्र थे यानी दामोदर दास, उनको उन्होंने क्या किया था? गोद लिया था। तो ये डलहौजी कहता था जिसका बेटा नहीं होगा, ठीक, वो अगर उसने गोद लिया है तो उससे राज्य छीन लिया जाएगा। अगर बेटा है तो उसका खुद का उसके पति के साथ होना चाहिए। तो ये डलहौजी सबसे पहले इसने सतारा को कब्जे में लिया था, फिर ये झांसी के पीछे भी ऐसे ही पड़ गया था। फिर हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा। एल्गिन जो था वाहसी आंदोलन का दमन किया था। अगला निम्नलिखित में किस भाषा में केसरी अखबार छपा था? तो केसरी अखबार जो था मराठा भाषा में छपा था। ये बाल गंगाधर तिलक ने इसका संपादन किया था। और इनका एक प्रमुख जो कोटेशन याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है निम्नलिखित में किस एक्ट से भारतीय संविधान को काफी प्रावधान मिला था? तो याद रखिएगा एक्ट 1935 में बहुत ज्यादा मतलब की हेल्प मिली थी। यहाँ से सबसे ज्यादा लिया गया वो अनुच्छेद वगैरह आर्टिकल्स जो भी हैं सब कुछ लिए गए हैं। अगला है ग्रह। देखो ग्रह और चंद्रमा की संख्या, इसमें हमें बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो इसमें सुमिलित की बात कर रहा है ना, बृहस्पति ग्रह हमें चंद्रमा की संख्या होकर 27 है। नेपच्यून इसमें देखो बहुत सारा गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन का नंबर भी मिला होगा। मंगल ग्रह का 2 है तो फेबोस डिमोस, मोमोस याद रखिएगा। मंगल ग्रह का 2 चंद्रमा है, फेबोस डिमोस। जुपिटर यानी बृहस्पति का 53 नहीं है, ये 27 है, ये गलत है। ठीक। और उसके बाद यूरेनस का भी इतना नहीं है, 52 थोड़ी नहीं यूरेनस का यार, याद रखिएगा। हमारे वरुण जो है उसका नहीं है इतना ज्यादा। ठीक। नेपच्यून का हमारा 13 ना होकर कितना है? 14 है। वहीं यूरेनस का भी हमारा क्या है? यूरेनस का भी नहीं है। तो ये हमारा B C सब ये सब गलत है। ठीक। ये तुम्हारा सही कौन सा है? ए। इसमें गलत पूछा था तो गलत B C D है। अगला निम्नलिखित को पढ़िए और बताइए। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ठंड होता है। बिल्कुल, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं और कम उष्मा देती हैं। सही बात है। ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है ना। देखो ये क्षेत्र जो है ना इनके बीच का बहुत ठंडा होता है। ठीक। क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है ना इस तरह से, मान लो इस तरह से पड़ेंगी तो तिरछी पड़ती हैं, इधर से ऐसे निकल जाती हैं, यहाँ पे पड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्यों? देखो पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। देखो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है ना हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, ये गलत बात है। हमारी पृथ्वी, याद रखिएगा, सूर्य भले से हमारा पूर्व से निकलता है लेकिन पृथ्वी चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से लगाती है पूर्व की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये सही मिल गया हमारा। ठीक।
ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है, भारत के केंद्रीय सरकारी कार्यालय को खुलने का समय 9 बजे है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर, कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर क्रमशः पर स्थित सरकार के कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो क्या होगा, 8:37 होगा, ठीक, और उसके बाद 9:23। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे यानी भारतीय मानक समय के अकॉर्डिंग। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय है, ठीक। अगला है, दक्कन का पठार अपनी पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिकी विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो कौन सी? सह्याद्री से। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और एक चीज याद रखिएगा, जो है यह पठार ज्वालामुखी विशाल चट्टानों से बना है। आपसे पूछेगा विशाल चट्टानों से क्या बना है? तो दक्कन का पठार। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। अगला हमारा, हमको मिलाना है इसमें संगमरमर, अवसादी सेल, जीवाश्म, कोयला, ग्रेनाइट, ठीक। संगमरमर क्या है? हमारा कायांतरित सेल। सबसे पहले देखो, आप ऑप्शन को काटना सीखो। संगमरमर जो है हमारा कायांतरित सेल है ना, जहाँ पे हमारा ए का मिले, कौन सा? ए का आईवी। ए का आईवी किस ऑप्शन में? ये तो कट गया, हमें मिल गया है, ठीक है, ए का आईवी जहाँ पे मिले, ठीक। ए का आईवी जिस ऑप्शन में मिलेगी, तो कट गया हमारा, ए मिल गया ना, ये हो गया। फिर हमारा बलुआ पत्थर हमारा किस औषधि का? कोयला हमारा किसका एग्जाम्पल है? याद रखिएगा, कोयला हमारा किसका एग्जाम्पल है? कोयला हमारा जो है ना जीवाश्म ईंधन का है। उसके बाद ग्रेनाइट हमारा किसका है? ग्रेनाइट हमारा जो है आग्नेय का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्थल रूप और घटक, तटबंध दिया हुआ है, स्टैक दिया हुआ है, छत्रक सेल, हिमोर दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा युग्म सही है। देखो, इसमें जो सही है ना, वो है हमारा बी और डी। देखो, तटबंध क्या है? तटबंध हमारा क्या है? समुद्री तरंग। इसमें पवन दिया है, देखो समुद्री तरंग है ना तटबंध। स्टैक हमारा क्या है? समुद्री तरंग। देखो बी तो सही है। फिर छत्रक सेल हमारा क्या है? छत्रक सेल हमारा नदी थोड़ी है। हिमोर हमारा क्या है? हिमनद है। ये तो सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला, लद्दाख की अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न किसमें कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, इसका जो है ऊंचाई के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एल्टीट्यूड के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्र में वायु जो होती है वो भारी होती है। ये सही बात है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जन संपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? तो देखो, इसमें समाचार पत्र है, रेडियो, लेकिन सेल्यूलर फोन थोड़ी है, टेलीविजन है। अगला, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, बी, डी, ई। हमारा कौन सा है? बी, ये वन है हमारा, ठीक। उसके बाद है हमारा मृदा है, उसके बाद हमारा कौन सा है? ये, ठीक, बी, डी। तो उसका राइट आंसर हमारा जल। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो कौन से कारक निभाते हैं? ए तथा सी। याद रखिएगा, मूल चट्टान हो गए हमारे ये, और हमारे जलवायु संबंधी कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। कैसे संबंध को दर्शाता है? शोषणकारी, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही बताइए। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया में महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन हमारी मीडिया तो अभी तो खाली ही नहीं पक्षपातता करने से। अगला है, भारत में सरकार काम करती है। कैसे करती है भारत में सरकार काम? याद रखिएगा, ये करती है राज्य स्तर पर करती है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे। सेंट्रल होता है हमारा, फिर स्टेट होता है, ठीक। ये सेंट्रल हो गया हमारा, इसके बीच में स्टेट हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी और सी। कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? सरपंच की तरह कौन कार्य करता है? तो अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी।
लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसको बोलते हैं? लेबर चौक वो जगह होती है जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। देखो अभी यहाँ इलाहाबाद में हम आपको बताते हैं, रामबाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने की एक साधन है और व्यापारियों को आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। इसमें सिर्फ एक चीज सही है, ऑप्शन ए। अगला है हमारा, ए और आर को पढ़िए, ठीक। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय के सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते रहना चाहिए। देखो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। कैसे? याद रखिएगा, परिवार, समाज और जब हम परिवार में लड़की लड़का में भेदभाव करेंगे, समाज में करेंगे, सरकार करेगी, तो वो तो मतलब कि वो तो यहीं से स्टार्ट ही होता है। अगर ये लोग कम करें तभी तो सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। प्रारंभिक संपत्ति का अधिकार, वाह, यही संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, इसको हटा दिया गया। स्टार्टिंग में था लेकिन अब इसको कानून का अधिकार बनाया गया, दिया गया है 301 के तहत। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार है हमारा, ठीक है, आर्टिकल 21A में, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो कौन से मौलिक अधिकार का? जीवन का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी है, निम्नलिखित में किस समस्या को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। बहुत देर होता है भाई भारत में। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो किसके अधिकारों को करता है? याद रखिएगा, ये करता है वनवासी और अनुसूचित जनजाति। तो इसका राइट आंसर ए और बी होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए और बी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस स्थिति को अनुभव करने के लिए हत्याकरण प्राय संबंधित होता है? तो कैसी स्थिति को? देखो अभाववचन, ठीक है, उसके बाद से हमारा सेकंड क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है भेदभाव, यही तो वो लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए और बी सही है। सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में अब माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, भूगोल, इतिहास, राजनीति के आप मनोविज्ञान पढ़ते हो? नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद कौन करता है? कौन करता है? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित संलिप्त करने द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। किस किस चीज़ से? देखें, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचान और रिकॉर्ड करने में, ये बात तो ठीक है। उसके बाद से आता है मानचित्र का अध्ययन, एकदम सही बात है। उसके बाद मानचित्र पर सूचना ढूंढने, मानचित्र पर जो है ना सूचना ढूंढना, हाँ ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। ये सब सही है। विश्व कोश का नहीं भाई, हम डिक्शनरी का यूज़ क्यों करेंगे? तो हमें कट ही कर देना चाहिए, उसमें हमें डिक्शनरी का कौन सा यूज़ है। अगला है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण, कार्य योजना बनाना, लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। देखो सबसे पहले हम जानेंगे ना समस्या क्या है, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। सबसे पहला हमारा क्या होगा? जिस ऑप्शन में थर्ड होगा, मान लो ये दो ऑप्शन कट गए, दो बचा, थर्ड। उसके बाद हमारे दूसरा विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, विचार और हमारा जो विकल्प है उसको उत्पन्न करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा कट गया ऑप्शन में। उसके बाद कार्य योजना बनाना, फिर मूल्यांकन और परीक्षण करना। अगला है, मान लीजिए सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र में रहना, पड़ोस में परिवार में, बहुत पहले के समुदाय। सबसे पहले हम किस में रहेंगे यार? सबसे पहले तो हम परिवार में ही रहेंगे ना, तो हमारा कहाँ गया ऑप्शन जिसमें ए होगा? ये तो ये कट गया, ठीक है। सबसे पहले हम परिवार में रहेंगे, ठीक। उसके बाद हम पड़ोस परिवार में रहते हैं, उसके बाद पड़ोस परिवार में ना, फिर हमारा थर्ड होगा, चलो ये भी हो। उसके बाद हम किस में रहेंगे? पड़ोस परिवार के रहने के बाद बहुत पहले इसके समुदाय, फिर भारत वन के क्षेत्र। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 45 क्वेश्चन हमने देख लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और ये रहा आपका SST का नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 89
60218203, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इसमें मेरी प्रोफाइल फ़ोटो लगी होगी। तो एक बारी प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।